हर साउंड बैरियर को तोड़ते हुए वायुसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहा है और साउंड बैरियर जब तोड़ता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। एयर मार्शल चोपड़ा, देखिए एयरफोर्स का बैंड अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का बैंड। ऑफ कोर्स नेवी बैंड ने बहुत जगह जगह ऑर्केस्ट्रा, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी के इवेंट्स करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने भी जगह जगह अब सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और ये बैंड एक मॉडर्न बैंड है। इंडियन एयरफोर्स के पास 6-7 बैंड हैं, हर कमांड के पास एक अपना बैंड होता है, मगर ये सेंट्रल बैंड है जो दिल्ली में रहता है। और अगर वित्त मंत्री खड़े होकर ताली बजा रही हैं तो वो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी क्योंकि अगुवाई करती हुई आ रही है। अब नेवी का दस्ता और अब एयरफोर्स जिसमें एक महिला ऑफिसर आ गई। देखिए एयरफोर्स में सबसे ज्यादा नेली 17% इंडियन ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं वो महिला है। हर डिपार्टमेंट, फाइटर जहाज उड़ा रही हैं, रफाल उड़ा रही हैं, Su-30 उड़ा रही हैं, हर ब्रांच के अंदर हमारे महिलाएं हैं, तो हमें बहुत गर्व है। और निर्मला सीतारामन मैडम उठी हैं तो मेरे को लगता है कि इस बार एयरफोर्स को कैपिटल बजट थोड़ा ज्यादा देंगी तो मतलब और आपके रफाल आ सकेंगे, ये आपकी उम्मीद है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात वायुसेना की झांकी में है इस बार, ये भारत के दुश्मन जरा ध्यान से देख ले, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है भारतीय वायुसेना के लिए। जिस तरह बालाकोट में एयर मार्शल चोपड़ा घुस के मारा था, वो दिखा रही है ये झांकी। बिल्कुल, देखिए एयर पार आपको पूरी नजर आ रही है। एक इंडियन मेड एवैक्स दिखाई दे रहा है, LCA जहाज दिखाई दे रहा है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, सब तरह के जहाज और नाउ C295 सबसे आगे दिखाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में बनेगा। तो झांकी के अंदर आत्मनिर्भरता बहुत बहुत नजर आ रही है। और जैसे आपने कहा कि इंडियन एयरफोर्स जब बालाकोट में गई तो एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। हर लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत योगदान दिया, बहुत कैपेबिलिटी थी, बड़े ऑफेंसिव रोल्स लिए, मगर बालाकोट ने एक न्यू नॉर्मल कर दिया है। और आज एयरफोर्स की रीच फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन से लेके मलाका और साउथ चाइना सी तक Su-30 रिफ्यूलिंग के साथ जा सकते हैं। और गरुड़ कमांडोज की एक टुकड़ी आप पीछे देख रहे हैं, गरुड़ कमांडोज को भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि एयरफोर्स को हमेशा आप हवाई हमलों से, हवाई सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जो कमांडोज होते हैं, जिनमें से एक कमांडो निराला का नाम आप सबने जरूर सुना होगा, किस तरीके से शौर्य का वो प्रदर्शन करते हैं। इनका गठन जिस भी कारण से हुआ हो, लेकिन आज जो उनकी भूमिका है वो एंटी टेरर तक में नजर आती है। गारूद का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उनको जाके डीप एनिमी टेरिटरी के अंदर भी जाना है। और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के तीनों जो स्पेशल फोर्सेज हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं, इकट्ठे लड़ेंगे। सप्रेशन ऑफ एनिमी रेडार्स मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गरुड़ कमांडो की। केवल एयरबेसेस की सुरक्षा नहीं, ऑफेंसिव रोल है, दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को ध्वस्त करना, उसके लिए इन कमांडोज को ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, श्वेता और मैं और हमारे जो यहां पर गेस्ट है आर्म फोर्सेस के, बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, DRDO। आपको सोचना है कि अगला युद्ध कैसा होगा और उस युद्ध के लिए आपको किस तरह के हथियार चाहिए। कोरोना के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी DRDO ने। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुचारू रहे, कैसे बहुत तेजी से अस्पतालों का निर्माण हो जाए, इसीलिए पिछली बार उनकी जो झांकी थी उसमें कोविड से लड़ाई दिखाई गई थी, लेकिन आज उनकी जो सबसे अहम भूमिका है जो डिफेंस से जुड़ी हुई है, उसका ही यहां पर दिखाया जा रहा है, उसको ही प्रदर्शित किया जा रहा है। एडमिरल सिन्हा, चाहे QR-SAMs की आप बात करें कि क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल्स आपके पास होनी चाहिए, या लॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है, दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है जानना आपके लिए। देखिए, बहुत आवश्यक है हमारे लिए जानना कि DRDO के कुछ देर पहले मिसाइल्स की बात हो रही थी, सरफेस टू एयर मिसाइल 70 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि बराक 2 के नाम से जानी जाती है, वो इजराइल और भारतवर्ष के DRDO का एक कंबाइंड मिसाइल है जो हमारे सभी। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि नारी शक्ति की जो संपूर्ण शुरुआत है वो हो चुकी है। असम राइफल्स का ये रेजिमेंट, और आप वाकई आप पूर्वोत्तर की ये लड़कियां जो हैं, वो चाहे पुलिस फोर्सेज में हो या फिर आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, उनके कारनामे, करिश्मे की तस्वीरें आप देखते रहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पर तैनात होने वाली पहली ये लड़कियां हैं।
इनकी भूमिका भले ही एक तरह से आप समझ लीजिए कि संतरी ड्यूटी का भी रहा, और साथ में जब एलओसी पर सबसे पहले लड़कियों को तैनात किया गया था तो तंगधार के इलाके में आप असम राइफल्स की इन लड़कियों को देख सकते थे, और स्मगलिंग जैसी चीजों को रोकने में कमाल का काम किया था इन्होंने। और अब तो सियाचिन ग्लेशियर में एक महिला अधिकारी को 15,600 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। यह है भारत में नारी शक्ति, केवल दिखावा नहीं, सिंबलिज्म नहीं, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो रहा है। दुर्गा माता की जय का इनका ध्येय वाक्य, और उनके ठीक पीछे जो असम राइफल्स का ब्रास बैंड है वो। लेकिन अब देखिए तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक दस्ता भी आ गया है, यानी कि जो भारतीय नेवी है, जो नौसेना है, उसका किरदार युद्धों में, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि जल की जो पैरामिलिट्री है, जो उनके साथ उनके सहयोग की भूमिका में है, वो है कोस्ट गार्ड्स, जिन्हें देश की उन तटों की रक्षा करनी। कोस्टल सिक्योरिटी में इनका बहुत योगदान है, और 26/11 के बाद तो बढ़ गया है इनकी भूमिका। वयम रक्षाम इनका आदर्श वाक्य।